अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हमारे साइंस टेक्स्ट बुक का 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो 50% सिलेबस का मतलब हमने चैप्टर 1 to 9 कंप्लीट कर लिए हैं। उनका रिवीजन भी हो गया है और उनके रिवीजन के साथ साथ हमने पेपर डिस्कशन भी कर लिया है। जो चीज़ बची रह गई है वो है एक्सरसाइजेस। हमने एक भी चैप्टर की एक्सरसाइजेस अभी तक डिस्कस नहीं की है। तो आगे के लेक्चर्स में मैं चैप्टर 1 to 9 की एक्सरसाइजेस डिस्कस करूंगा आपसे। ओके, क्योंकि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें चैप्टर 1 to 18 पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और पूरे चैप्टर्स जो हैं आपको सीरियसली पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये लिस्ट दी हुई है, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। ये एक लिस्ट दी हुई है 5 वर्ड्स की। इन वर्ड्स में से करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ओके, तो पहला फिल इन द ब्लैंक है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है क्रॉप। क्रॉप की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के पौधे बहुत ही बड़ी तादाद में लगाए जाएं एक ही जगह पर, तो वो कहलाता है क्रॉप। जैसे एक कोई बड़ा सा एरिया है, वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ कॉटन के प्लांट्स लगाए हैं और कोई प्लांट वहाँ पर नहीं लगा है, सिर्फ अगर आपने कॉटन के प्लांट्स लगाए हैं तो वो उस एरिए पे जो प्लांट्स लगे हैं उसको बोलेंगे कॉटन का क्रॉप। ओके, क्या बोलेंगे? कॉटन का क्रॉप या कॉटन की फसल। ठीक है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। तो द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किसी भी फसल को, किसी भी पेड़ को उगाने के लिए पहले आपको मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक नंबर सी है, डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो डैमेज्ड सीड्स, जो ऐसे सीड्स जो खराब हो चुके हैं, जो वेस्ट हो गए हैं, तो वो फ्लोट करते हैं कहाँ पर? पानी के ऊपर। ओके, वो तैरते हैं पानी के ऊपर। तो डैमेज्ड सीड क्या करते हैं? पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं या तैरते हैं। ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि कौन से सीड्स सही हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे चना हो गया, चना आप लोगों के घर पे होगा, तो चने को आप पानी में डालकर देखिए, जो चने पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे वो चने अच्छे नहीं होंगे। ओके, तो ये सीड्स को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी भी फसल को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो सॉइल में होते हैं। ठीक है। तो वाटर आप लोगों को पता है क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती हैं। ठीक है। जैसे फर्टिलाइज़र हो गए। ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ हम फल भी खाते हैं कभी कभी। ओके, और हम क्या खाते हैं? दूध पीते हैं। ओके, तो ये जो दूध और फल और ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में आप देख सकते हैं 4 आइटम्स दिए हुए हैं, कॉलम बी में 5 दिए हुए हैं। तो कॉलम बी में 5 में से आपको 4 ही सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए अपन इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप।
खरीफ क्रॉप कौन से क्रॉप होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ऐसे क्रॉप्स जो बरसात के सीज़न में ग्रो किए जाते हैं वो कहलाते हैं खरीफ क्रॉप। तो बरसात का सीज़न कब आता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4 महीने हैं ये सीज़न होता है बारिश का। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये जो 4 महीने हैं ये 4 महीने में खरीफ क्रॉप्स होते हैं। ओके, खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो ये बरसात के सीज़न में होने के कारण ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए। पानी ज़्यादा चाहिए इसलिए इनको बारिश के सीज़न में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे पैडी और मेज़। जो पैडी होता है और जो मेज़ होता है दोनों को बरसात के सीज़न में लगाया जाता है क्योंकि दोनों फसलों को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगला है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो ठंडियों के सीज़न में लगाए जाते हैं, मतलब खरीफ क्रॉप के बाद। तो रबी क्रॉप का सीज़न जो होता है वो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 6 महीने रबी क्रॉप्स लगाए जाते हैं। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है इस समय पे रबी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है, तो रबी क्रॉप्स का आंसर क्या होगा? वीट, ग्राम और पी। ग्राम मतलब होता है चना, पी मतलब होता है मटर। ओके, और वीट तो आपको पता ही है, गेहूं को बोलते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर्स जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करें, जैसे यूरिया और सुपर फॉस्फेट, ये दोनों केमिकल फर्टिलाइजर हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंग, यूरिन, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो ये सब ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाता है। ऑर्गेनिक मतलब होता है नेचुरल, मैन्योर मतलब होता है खाद। तो नेचुरल खाद जो है वो एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंग और यूरिन वगैरह से, काऊ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट वगैरह से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। दो दो एग्जाम्पल देना है खारिफ क्रॉप का और रबी क्रॉप का। तो खारिफ क्रॉप मैंने आपको बताया ये बरसात के सीज़न में लगाने वाले पौधे होते हैं खरीफ क्रॉप में। तो खरीफ क्रॉप में जितनी भी फसलें होती हैं उनको पानी ज़्यादा लगता है, इस वजह से वो बरसात के सीज़न में लगाए जाते हैं। ये 4 महीने की ड्यूरेशन में लगाए जाते हैं। दैट मीन्स ये 4 महीने तक इनकी फसल लगाई जाती है। कौन कौन से महीने होते हैं वो? जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, तो ये 4 महीने हैं। और रबी क्रॉप्स के 6 महीने होते हैं। कौन कौन से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप 4 महीने, उसके बाद लगाते हैं रबी क्रॉप्स को जो 6 मंथ्स जो काम करते हैं। ओके, जो ग्रो करते हैं। तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एक्सेट्रा। तो पैडी, मेज़, सोयाबीन वगैरह जो है, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप होते हैं और ये बरसात के सीज़न में लगाए जाते हैं। रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये रबी क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ये लगाए जाते हैं ठंडियों में। ओके, अब क्वेश्चन 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने शब्दों में इन वर्ड्स का के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है आपको। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, तीसरा वीडिंग और चौथा है थ्रेशिंग। तो पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? द सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है किसी भी फसल को लगाने से पहले, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? टिलिंग की जाती है या प्लगिंग की जाती है। सॉइल को खोदा जाता है, खोद करके सॉफ्ट बनाया जाता है, लूज बनाया जाता है। ठीक है, उनमें अर्थवर्म्स डाले जाते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बच्चों हमने ये समझा कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है किसी भी फसल को लगाने के लिए। सॉइल को पहले लूज बनाया जाता है, उसको खोद करके उस पर कुछ अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स डाले जाते हैं, ह्यूमस डाला जाता है। ठीक है, ताकि जो भी उस पर हम सीड डालें या बीज डालें वो बीज अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ यहाँ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या लिखा हुआ है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये पहला स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले। क्या क्या पहला स्टेप होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किसी भी, आप खुद किसी भी सीड को लगाइएगा तो उस सीड को लगाने से पहले
उस सीड को लगाने से पहले उस सीड को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उस सीड को प्रिपेयर करने के पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सॉइल की खुदाई की जाती है, खुदाई करके वो सीड डाला जाता है और पानी वगैरह खाद वगैरह डाल करके उस सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो सीड आसानी से ग्रो कर सके। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क में से एक एग्रीकल्चर प्रोसेस में, खेती में बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है मिट्टी को लूज बनाना। ठीक है, मिट्टी को लूज बनाने से क्या होता है, अंदर तक पानी जा सकता है उस पे। जो पानी आप डालेंगे प्लांट को ग्रो करने के लिए वो काफ़ी अंदर तक जाएगा, सॉइल के अंदर तक जाएगा, तो जो प्लांट की जड़ें हैं, रूट्स, वहाँ तक पहुँचेगा और प्लांट और जल्दी ग्रो कर पाएगा। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। सॉइल को लूज करने से क्या होता है, जो रूट्स हैं प्लांट की, जो भी आप प्लांट डालेंगे उस पर, जो भी सीड डालेंगे, उसकी रूट्स पेनिट्रेट करेंगी, तेजी से पेनिट्रेट करेंगी सॉइल में। ठीक है, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। जो लूज हो गई है सॉइल, वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए तैयार हो गई। ठीक है, उससे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स वहाँ पर ग्रो करेंगे। अर्थवॉर्म्स को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बोला जाता है। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स मतलब क्या होता है, फार्मर्स के दोस्त, किसानों के दोस्त। किसानों के दोस्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसान इन अर्थवॉर्म्स वगैरह को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए। क्योंकि ये अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉइल में छेद कर देते हैं, ठीक है, अंदर, जिससे पानी जो है वो रूट्स तक पहुंच पाता है। ऑल्सो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। सॉइल को टर्न करना और लूज करने से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, सो दैट प्लांट कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट, जिससे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगला है सोविंग। सोविंग का मतलब होता है गुड क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट करना और इन सीड्स को ज़मीन के अंदर, मिट्टी में, जो आपने मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी में गड़ाना, उस मिट्टी में डालना। ठीक है, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। सोइंग के पहले बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। गुड क्वालिटी सीड्स क्या होते हैं, गुड क्वालिटी सीड्स साफ सुथरे और अच्छी वैरायटी के सीड्स होते हैं। सीड्स कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली। सीड्स जो होते हैं वो सीड ड्रिल या हाथों से गाड़े जा सकते हैं ज़मीन में। ओके, तो ये हो गया सोविंग का प्रोसेस। अगला प्रोसेस है वीडिंग। वीड क्या होता है, वीड होते हैं खरपतवार। खरपतवार मतलब होते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने अगर गेहूं की फसल लगाई या कॉटन की फसल लगाई, तो कॉटन की फसल के बीच में कहीं पर धतूरे का पेड़ निकल आया, कहीं पर घास उग गई। तो ये जो घास है, धतूरे का पेड़ है, ओके, गाजर घास वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें वीड का काम करती हैं। ठीक है, आपकी फसल के बीचों बीच में ये डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। ओके, तो इनको आपको निकाल करके फेंकना होता है। ठीक है, तो वीडिंग यही प्रोसेस है कि इन वीड्स को उखाड़ करके फेंका जाए। ओके, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वो प्लांट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, दैट ग्रो along विथ क्रॉप्स। ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं ये क्रॉप्स के साथ उग गए हैं। एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। और वीड्स के रिमूवल को क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी और बाय यूजिंग वीडी साइड्स लाइक 2,4-D। ठीक है, तो
वीड्स को खुरपी से हटा दिया जाता है या कुछ वीडीसाइड्स डाल दिया जाता है जैसे 2,4-D। ओके, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये फील्ड्स में स्प्रे कर दिया जाता है जिससे वीड्स मर जाते हैं। ठीक है। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग जो ग्रेन्स है उनको जो भूसा होता है उससे सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे आपने गेहूं का अगर खेतों में लगा हुआ देखा हो गेहूं को, तो गेहूं के ऊपर कवरिंग चढ़ी रहती है, तो उस कवरिंग को अलग करके हटा देते हैं और गेहूं को अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स को अलग करना शाफ्ट से, उस वो कहलाता है थ्रेशिंग। ठीक है। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये कंबाइन नाम की मशीन से ये कैरी किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस किया जाता है। कंबाइन क्या करता है? जो गेहूं या चावल या दूसरे फसलें हैं उनको, उनके सीड्स को ले लेता है और उनसे अनवांटेड जो कचड़ा है उसको अलग कर देता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है। कंबाइन को कंबाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम करता है। मतलब ये कटाई भी करता है और जो साफ सुथरे ग्रेन्स हैं उनको अलग भी करता है। ठीक है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। तो यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल ना हो। ठीक है, मतलब इंसानों द्वारा जो बनाए जाएं। और मैन्योर नेचुरल होते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो मैन्योर को कैसे तैयार किया जाता है? एक गड्ढे में गाय का गोबर, पेड़ पौधों के जो पत्तियां वगैरह, टहनियाँ वगैरह रहती हैं, और जो दूसरे प्लांट वगैरह के हिस्से होते हैं, और ह्यूमंस के जो वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कोई फल वगैरह है, कोई सब्जी वगैरह है, उसको फेंक दिया वहाँ पर। ठीक है, अगर ख़राब हो गई है तो ये सारी चीज़ें सड़ करके बना लेती हैं मैन्योर या खाद। ठीक है। अ फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? फैक्ट्रीज में। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है। और फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है सॉइल पे। ठीक है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल पे। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये 3 न्यूट्रिएंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए कि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है इनसे। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो होता है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कम रिच होता है। मैन्योर में कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाए नहीं जाते। ओके। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है? ऐसे 2 मेथड्स, ऐसे 2 तरीके बताइए इरिगेशन के जिससे पानी की बचत हो जाए और इरिगेशन भी हो जाए। तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। आपने फसल लगा दी, छोटे छोटे पौधे लग गए, जो बीज हैं आपने गड़ा दिए, अब आपको सिंचाई करनी पड़ेगी ताकि उन बीजों से जो पौधे हैं वो निकल पाएँ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई करने के प्रोसेस को। ठीक है। तो सिंचाई 2 तरीक़ों से की जाती है। एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और दूसरा ड्रिप सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइप्स बिछा दिए जाते हैं, उन पाइप से पिचकारी जैसी धार निकलती है पानी की चारों तरफ। ठीक है, जिससे पूरे के पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है। और ड्रिप सिस्टम में बहुत सारे गड्ढे बना दिए जाते हैं खेतों में, क्रॉप्स के बीच में। उन गड्ढों में पाइप डाल दिए जाते हैं, उन पाइप से धीरे धीरे ड्रिप करता रहता है पानी। ओके, चलिए
द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। क्रॉप्स को यानी जो अनाज है उनको वाटर की सप्लाई देना अलग अलग इंटरवल्स में, वो कहलाता है इरिगेशन। दो मेथड्स होते हैं इरिगेशन के जिससे पानी की बचत हो जाती है, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं। अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। आप स्प्रिंकलर सिस्टम सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको समझ में आएगा स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, इस पे पाइप्स होते हैं और एक ऊपर घूमने वाला एक एंगल लगा रहता है। तो ये पाइप से पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है जैसे एक फव्वारे से निकलता है, और वो एंगल अलग अलग डायरेक्शन में पानी को लेकर जाता है। ओके, तो चारों तरफ पानी की सिंचाई होती है इससे। ठीक है। When water is allowed to flow through the main pipe, जब पानी को मेन पाइप से फ्लो कराया जाता है प्रेशर से, विद द हेल्प ऑफ अ पंप, पंप की मदद से, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, वो बहुत तेज़ी से रोटेटिंग नोजल से एस्केप करता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, बहुत तेज़ी से स्प्रिंकल किया जाता है एज इफ इट इज़ रेनिंग, ऐसे कि जैसे वो रेन कर रहा हो। ठीक है। ड्रिप सिस्टम की बात करते हैं। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके गिरना, तो उसी तरह से उन पाइप से बूंद बूंद करके पानी ड्रिप करता रहता है। ठीक है। वहाँ पर इन पाइप्स की पोजीशन होती है जहाँ पर उन प्लांट्स की रूट्स रहती है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। जो फल देने वाले प्लांट्स होते हैं उनको उगाने के लिए ये ड्रिप सिस्टम वाली टेक्निक बेस्ट है। ठीक है। गार्डन्स एंड ट्रीज, गार्डन्स और ट्रीज को भी उगाने के लिए वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता इस टेक्निक में। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स, ये एक तरह का वरदान है रीजन्स में, वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। अगर वीट को खरीफ सीज़न यानी बरसात के सीज़न में ग्रो कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, वीट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको पानी वाले सीज़न में अगर ग्रो कर दिया जाएगा तो एक्सेसिव रेन से वो ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। वीट की फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है। वीट इज़ अ रबी क्रॉप, वीट रबी क्रॉप है, ये ठंडियों के सीज़न में लगाया जाता है। हेंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, तो इसीलिए वीट को क्या चाहिए, ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए। इफ़ इट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न, अगर वीट को खरीफ सीज़न में लगाया जाएगा, इट विल नॉट ग्रो, वो आसानी से ग्रो नहीं होगा, और मे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अच्छे से ग्रो भी नहीं होगा और वो ख़राब हो जाएगी उसकी फसल खरीफ सीज़न में। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो अब आपको एक्सप्लेन करना है कि सॉइल कैसे ग्रो की जाती है, सॉइल कैसे प्रिपेयर की जाती है, या फिर सॉइल को ये एक्सप्लेन करना है कि सॉइल कैसे ख़राब हो जाती है बेसिकली। ठीक है। अगर आप बार बार एक ही तरह की फसल लगाओगे तो कैसे सॉइल ख़राब हो जाती है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, सॉइल जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है क्रॉप को। ठीक है। जो भी फसल लगी हुई है उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, उसी फील्ड में क्रॉप्स की कंटिन्यूस ग्रोथ जो होती है उससे सॉइल क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। पुअर मतलब ख़राब हो जाती है। ठीक है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स, अब देखिए आप सपोज करिए आपने गेहूं की फसल लगाई, ठीक है, गेहूं के क्रॉप्स ग्रो किए अपने खेत में। अब गेहूं नाइट्रोजन और फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से ग्रो करने के लिए। ठीक है।
अब अगर आप 2-3 साल गेहूं की फसल लगाएंगे तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो जाएगी, तो अगले साल गेहूं की फसल जो होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी। तो क्या करते हैं, एक साल गेहूं की फसल लगाएंगे, अगले साल चावल की लगाएंगे क्योंकि चावल हो सकता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स ले। ठीक है, तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो बना रहता है, मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, और क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड्स मेक्स द सॉइल पुअरर। कंटिन्यू ग्रो करना क्रॉप्स को सेम फील्ड में सॉइल को पुअरर बनाता है। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स में। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। ये सॉइल को क्या कर देता है, इनफर्टाइल बना देता है। एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स फार्मर्स नीड टू ऐड मैन्योर टू द सॉइल। अब रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल को फार्मर्स को और ज़्यादा मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 पे आते हैं। व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होते हैं? वीड्स मतलब मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले, खरपतवार को वीड्स बोलते हैं। अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। जो आपने फसल लगाई है उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम बोल देते हैं वीड्स। अब वो प्लांट्स भले ही जो भी हों, लेकिन आपने तो दूसरी फसल लगाई, सपोज़ आपने कॉटन की फसल लगाई है, लेकिन उसमें बीच में वीट का प्लांट हो जाए तो आपको वीट के प्लांट की तो ज़रूरत नहीं है उस समय पे, तो आप वीट के प्लांट को क्या बोलोगे, वीड। ओके, देयर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। वीड्स को हटाने के, वीड्स को ख़त्म करने के बहुत सारे नेचुरल तरीके होते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाई अपरूटिंग और कटिंग दैम। ठीक है, वीड्स को उखाड़ दिया जाता है डायरेक्टली या उनको कट कर दिया जाता है ग्राउंड से समय समय से। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये खुरपी की मदद से किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स को कुछ केमिकल्स के थ्रू भी कंट्रोल किया जाता है। इन केमिकल्स को बोलते हैं वीडीसाइड्स, जैसे 2,4-D। ये वीडीसाइड्स होते हैं, इनको अगर छिड़क दिया जाए खेत में तो खेत से जितने भी वीड्स हैं वो गायब हो जाएंगे। अब क्वेश्चन 10 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। शुगर केन के क्रॉप को, शुगर केन की फसल को उगाने के लिए कुछ यहाँ पर मेथड्स लिखे हुए हैं इरिगेशन के, मतलब खेती करने के तरीके लिखे हुए हैं। ये तरीके आपके बुक में सेकंड पेज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन तरीकों को आपको अरेंज करना है कि किसके बाद क्या करना होता है। तो आपने पढ़ा है सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर करना होता है, तो सबसे पहला हो जाएगा 5th नंबर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद क्या किया जाता है, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद प्लगिंग की जाती है। प्लगिंग मतलब क्या होता है, खुदाई की जाती है। ठीक है, प्लगिंग से क्या होता है, सॉइल को लूज बनाया जाता है। ठीक है, फिर की जाती है सोविंग। ठीक है, सोविंग मतलब क्या होता है, सीड्स को डाला जाता है। ठीक है, सीड्स को डालने के बाद मैन्योरिंग की जाती है। मैन्योरिंग मतलब क्या होता है, मैन्योर डाला जाता है, खाद डाला जाता है। ठीक है, फिर खाद डालने के बाद क्या करते हैं, इरिगेशन किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी का छिड़काव करने से नए नए पौधे निकल आते हैं, उनसे जो भी आपने सीड डाला है उसकी फसल निकल आती है। फिर हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद लास्ट में जो शुगर केन के जो फसल उग गई है उसकी कटाई की जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई मतलब उसके बाद उसको शुगर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये है करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है सॉइल को। फिर सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद प्लगिंग की जाती है, फिर मैन्योरिंग की जाती है। ठीक है, प्लगिंग की जाती है, फिर सोइंग की जाती है, फिर मैन्योरिंग की जाती है, फिर उसके बाद इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग और लास्ट में सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। इस वर्ड पजल को कंप्लीट करना है। डाउन यानी ऊपर से नीचे आपको क्या भरना है, ऊपर से नीचे आपको भरना है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। दूसरा आपको भरना है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स। तीसरा सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। ये ऊपर से नीचे भरना है आपको। तो देखिए ऊपर से नीचे में 1 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 1 में आपको भरना है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। फसल को पानी देने को क्या बोलते हैं, इरिगेशन।
क्या बोलते हैं, इरिगेशन, सिंचाई को इरिगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 में देखिए आप आई लिखा हुआ है, तो आई के बाद क्या आएगा, आर। ओके, IRRIGATION, ये पूरा इरिगेशन यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्या है, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। क्रॉप ग्रेन्स को स्टोर करके रखने को क्या बोलते हैं, स्टोरेज, STO। सेकंड नंबर पे S लिखा हुआ है, आप देखो ऊपर से नीचे भरना है, STORAGE, स्टोरेज। ठीक है, फिर फिफ्थ है, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। एक ही तरह के पौधे लंबे स्केल में बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो करने को क्या बोलते हैं, क्रॉप। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ में CROP, क्रॉप। ओके, फिर अक्रॉस देखते हैं, अक्रॉस मतलब साइड वाइज। तो साइड वाइज में 3 है, 4 है और 6 है। तो थर्ड वाला देखते हैं पहले, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर वो मशीन है जिससे मैच्योर्ड क्रॉप को कट किया जाता है। तो HARVESTER, हार्वेस्टर। ठीक है, रबी क्रॉप्स डेट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। ऐसा कौन सा रबी क्रॉप है जो एक दाल में आता है, दाल के अंदर, चना, चने की दाल आपने खाई होगी। यहाँ पर ग्राम मतलब चना होता है, तो GRAM, फोर्थ में यहाँ पर फोर्थ लिखा हुआ है G, तो इसके बाद RAM, ग्राम, ग्राम मतलब होता है चना। ओके, अब सिक्स्थ वाले में देखते हैं, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ, विनोविंग, WINNOWING, विनोविंग। विनोविंग मतलब होता है क्या, सीड से जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो कचड़ा वगैरह है, उसको अलग करना। ठीक है, इसको विनोविंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन है आज का, वो ख़त्म हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में अगर किसी में आपको डाउट हो तो प्लीज़ एज अ डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, so that's all for now. Thank you so much.